हूँ कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपके परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? पहली बार गरोठा से लड़े और वहाँ के हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, हमारे परिवार वगैरह के अच्छे ताल्लुकात थे वहाँ। राजनीति को एक दलदल की तरह माना जाता है कि जो भी राजनीति में आता है वो उसमें फंस कर रह जाता है। देखिए, राजनीति में दलदल फंसना, देखिए राजनीति का उद्देश्य सेवा करने के लिए। जी, तो एक बात बहुजन समाज पार्टी के बारे में अक्सर सुनी जाती है या सामने भी आई है कई बार कि बहुजन समाज पार्टी में अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। बहन जी का ये मानना होता था कि पार्टी चलाना है तो पैसे की आवश्यकता होती है जी, लेकिन हम लोग कभी पैसा देकर टिकट नहीं लिया। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने जब उनको पता चला कि ये यादव हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो उनके बाल काट दिए गए और मूत्र से उन्हें पवित्र किया गया। देखिए, ब्राह्मण वो होता है जो कर्म से ब्राह्मण हो। जी, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो ब्राह्मण है, जी। अगर वो गलत काम कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं कृष्णा पाल हूं और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये स्तंभ आपको सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की छत बेहद मजबूती और दृढ़ता के साथ टिकी हुई है इस स्तंभ पर। इस शो में हम आपसे मुखातिब करवाते हैं आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को, जो हमेशा तत्पर, तल्लीन, प्रयत्नशील और लगनशील रहते हैं आपके यानी कि जनता के कामों को सुगम बनाने की जद्दोजहद और होड़ में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्री ब्रजेंद्र व्यास जी, जिन्हें हम प्यार से डमडम महाराज बुलाते हैं। 2002 में आपने चुनाव लड़ा करोठा विधानसभा से। आपने चंद्रपाल सिंह यादव जी को हराया और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपके परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? आप राजनीति में किस तरह से आए? देखिए, राजनीति में हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। हम लोग प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई वगैरह जुड़े हुए थे जी, और वो भाजपा की राजनीति करते थे, लेकिन मैं अपना जीवन, जो राजनीतिक जीवन है, वो हमने बसपा से शुरुआत की है। जी, 2002 में मायावती जी ने हमें टिकट दिया और बसपा से हम चुनाव लड़े और झांसी जिले का ये सौभाग्य हमारा कि हम पहली बार गरोठा से लड़े और वहाँ के हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, हमारे परिवार वगैरह के अच्छे ताल्लुकात थे वहाँ और लगातार हम लोग समाज सेवा करते रहते थे। जी, हाँ, जैसे एम्बुलेंस दान में दी कि जो गरीब लोग हैं वो झांसी नहीं आ पाते हैं इलाज कराने के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उनको निःशुल्क एम्बुलेंस के माध्यम से झांसी लाना, गांव-गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज करना। हम क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, प्रेमी रहे हैं, तो हमें क्रिकेट के प्रति गहरी एक अभिरुचि थी। तो जो हम व्यापार से पैसा कमाते थे उसमें हम लोग प्रयास करते थे कुछ भाग अच्छे काम के लिए समाज में खर्च होना चाहिए, तो वो करते थे। हमारा पारिवारिक, हमारे बड़े भाई या परिवार में माता पिता लोगों का अच्छा व्यवहार था सभी का क्षेत्र में जी, और इसी कारण से हम लोग पहला चुनाव वहां जीते थे गरोठा से। जी। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि राजनीति को एक दलदल की तरह माना जाता है कि जो भी राजनीति में आता है वो उसमें फंस कर रह जाता है। तो आप अपनी राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हैं? देखिए, राजनीति में दलदल फंसना, देखिए राजनीति का उद्देश्य सेवा करने के लिए। जी, और जो लोग राजनीति में सेवा का, देखिए मैं जो राजनीति में रहा हूं, मैं राजेंद्र अग्निहोत्री के साथ रहा राजनीति, तो राजेंद्र अग्निहोत्री जी एक बहुत समाज सेवी सांसद हुआ करते थे और उनसे मैं समझता हूं कि हर आदमी को अच्छा करने का काम करते थे। जो भी उनके हाथों में अच्छा हो सकता था किसी के लिए वो करते थे। जी, मैं दिल्ली में उनके साथ रहा और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और शायद वो इतने सरल सज्जन थे कि उसी कारण से हमें लगा कि राजनीति का हमारा चरित्र जो बना वो उनके संस्कारों से अभिभूत होकर बना। जो उनके देखा, उनसे सुना, उनसे सीखा, वो ही हमने अपने जीवन में आत्मसात करके उसको ही आज तक भी हम उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं कि राजनीति का धर्म केवल ये है कि जो लोग हमारे पास आते हैं, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, हम जहां जाते हैं उनके लिए जो हम अच्छा से अच्छा कर सकें, जी, उनके उत्थान के लिए अच्छा कर सकें, वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों के मन में ना कभी कोई जाति, ना पात, ना धर्म, ना मजहब, हम लोगों के जीवन में
कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। और मैं उसी लक्ष्य के तहत अपना काम करता हूँ। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने 2002 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। उस समय पार्टी ने आपको टिकट दिया। और एक बात बहुजन समाज पार्टी के बारे में अक्सर सुनी जाती है या सामने भी आई है कई बार कि बहुजन समाज पार्टी में अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। आप पैसे दीजिए, टिकट लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका समाज के सामने चेहरा कैसा है, बस आप पैसे दीजिए और टिकट ले जाइए। आपकी बात में बहुत हद तक बल है जी। दम है कि ऐसा है, क्योंकि बहन जी का ये मानना होता था कि पार्टी चलाना है तो पैसे की आवश्यकता होती है जी। लेकिन हम लोग कभी पैसा देके टिकट नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों ने पैसा कमाया ही नहीं राजनीति से, तो हम पैसा दे नहीं सकते थे। जी। और मैं तो अच्छा करने के लिए हूं। अगर पैसे की कोई बात आती है कभी किसी जीवन माने किसी तरह से आएगी, तो हम लोग उन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। ना हम पैसा देके टिकट लेना चाहते हैं, जी। ना हम लेंगे, क्योंकि हम सेवा करने के लिए समाज किया है। हम कोई हमारा राजनीतिक धंधा नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, हमें उससे कमाने का लक्ष्य नहीं है। हमें तो अपने व्यापार से जो हम कमाते हैं, जो हम व्यापार से कमाएंगे, उससे जो हम लोगों की सेवा कर सकते होंगे वो करेंगे। दैट इज माई ट्रू गोल। जी। तो लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, तो आपका ये तो मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में पैसा चलता है? किस पार्टी में पैसा नहीं चलता? कौन सी पार्टी है ऐसी जिसमें पैसा नहीं चलता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी पार्टी है जो पैसा नहीं लेती? और पैसा नहीं लेती तो कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? जी। मोदी जी यहाँ सभा करते हैं तो पैसा कहाँ से आता है? ये तो हर पार्टी को पैसा चाहिए होता है और लोगों को पार्टियां चंदा देती हैं। अब मायावती जी ये थी कि वो ओपनली मांग लेती थी, ये लोग बड़े बड़े घरानों से इकट्ठा ले लेते हैं, उनको पैसा कमवाते हैं, उनको अकूत संपत्तियां कमा रहे हैं। आज देश में क्या स्थिति है? जी। हर व्यक्ति गरीब हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति गरीब हो रहा है। केवल कुछ पैसे वाले लोग की इनकम 100 गुना 200 गुना प्रति वर्ष बढ़ रही है। आप गरीब हो रहा है। बुंदेलखंड में एक आदमी लाओ जिसकी अर्थव्यवस्था सही हुई हो। आपकी अगर पहले इनकम 10,000 रुपए थी तो आज अगर आप उसी रेशियो में चीजों को निकालेंगे कम हुई है, तो आपकी कम हुई है। अगर नहीं हुई हो तो मैं उसको जो कहो वो जुर्माना देने को तैयार हूं। मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब नहीं, झांसी में तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी इनकम पर कम नहीं हुई हो। जी। हाँ, बड़े आदमी का तात्पर्य मेरा आज के समय में उन बड़े आदमियों से जो 2-4-5 हजार करोड़ के मालिक हैं, उन लोगों से। यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ कोई भी आदमी बड़ा नहीं हुआ होगा। जी। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि हाल ही में एक घटना उत्तर प्रदेश के इटावा में घटित हुई है, जहां पर एक यादव जी कथा कर रहे थे। तो वहां के ब्राह्मणों ने जब उनको पता चला कि ये यादव हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो उनके बाल काट दिए गए और मूत्र से उन्हें पवित्र किया गया। तो ये इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं इन सब ओछी और गंदी राजनीति में विश्वास करता नहीं हूँ। देखिए, ब्राह्मण वो होता है जो कर्म से ब्राह्मण हो। जी। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो ब्राह्मण है। जी। अगर वो गलत काम कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो यादव है या अन्य कोई बिरादरी है, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो अहिरवार हो, चाहे पाल हो, कोई भी व्यक्ति अगर विद्वान है तो वो कथा बांचेगा। उसे ज्ञान है, ज्ञान को देखिए अच्छी चीजों को जनता में परोसने जा रहा है। जी। जनता को अच्छे संस्कार देना जा रहा है। तो जिस आदमी में ज्ञान है वो कथा बांचने लायक है, ऐसा मेरा मानना है। जी। अगला सवाल मेरा आपसे वीर भूमि झांसी को लेकर है। झांसी के बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को, झांसी को लगभग भाजपा का गढ़ माना जाता है। खास तौर पर झांसी में भाजपा शासन में आप कौन कौन सी कमियां पाते हैं? झांसी में? जी। देखिए, कमी तो एक पूरा देश का पैटर्न हो। जी। देखिए, यहाँ भाजपा शासन में महंगाई कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है। आप अपनी बात कहने के अधिकारी नहीं रह गए हैं। जो आज ये कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी आपातकाल में, ये तो अघोषित आपातकाल है। आप जाइए, अगर आप डीएम के दौरे पर प्रदर्शन करेंगे तो आपको पुलिस उठा के जेल भेज देगी। जी। ये क्या है? इसे क्या कहेंगे?
आज जो स्वतंत्रता से जिस अधिकार के तहत आप पहले प्रदर्शन कर लेते थे, अपनी बात कर लेते थे, अपनी बात कह सकते थे, जी आज आप कह सकते हैं? लोकतंत्र का पुनर्जागरण हो रहा है क्या? ये आपके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है? आपको संविधान ने अधिकार दिया है, जी। लेकिन आज आपके अधिकारों पर गहरा दबाव है, गहरा प्रहार है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि चलिए ठीक है, कमियां हैं भाजपा में, तमाम गलत काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति कोई ना कोई तो काम अच्छे करता है। ये भाजपा के आप किसी एक अच्छे काम को बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ कि उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की तुलना किससे कर रहे हैं? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की तुलना कर रहे हैं हम लोग समाजवादी पार्टी से। जी, मायावती के समय में लॉ एंड ऑर्डर खराब था। जी जी, क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर खराब है? नहीं था। मायावती जी के समय तो हमने देखा है कि क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता उस समय से नहीं है, जब से हम राजनीति में आए हैं, तो बहन जी का मैंने शासन देखा हुआ है। जी, गलत काम तो होता ही नहीं था वहां, उनकी डिक्शनरी में गलत काम नहीं था। जी, उनके विधायक मंत्री अगर गलत काम करते थे तो वो खड़ी मीटिंग में खड़ा कर देती थी, क्यों आपने ऐसा किया है, जी। आपको मंत्री पद से हटा दूंगी। तो बहन जी के शासन में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से काम होता था और अच्छा कानून व्यवस्था थी। अगला सवाल मेरा आपसे है कि राजनीति से जुड़े होने के बावजूद लोग, तमाम प्रकार के लोग आपसे रोज मिलने आते होंगे, आप उनकी समस्याएं सुनते होंगे और कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को दूर करने की भी सोचते होंगे और करते भी होंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अपने जीवन में कोई एक घटना बताइए, कोई व्यक्ति आपके पास आया हो, बहुत दुखी हो और आपने उसकी किस प्रकार मदद की हो, जिसने आपके जीवन को एकदम बदल दिया हो, जैसे बुद्ध का जीवन बदल गया था। जीवन मेरा बदला कैसे है बताऊं आपको। मेरा नेटिव प्लेस गुरसराय है जी, मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। वहाँ मेरे शिक्षा संस्कार हुए हैं। तो मैं सरकारी अस्पताल में बैडमिंटन खेला था डॉक्टर साहब के साथ जी, इसी समय क्या होता है, एक घटना घटित होती है कि एक गांव का आदमी आता है, उसको अटैक आया हुआ था। तो मिस्टर डॉक्टर खान हुआ करते थे वहां, एमएच खान जी, वो भी बेचारे भागे और उस आदमी को बचाने का प्रयास किया, उनको पंपिंग की हर्ट पे, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाया। तो लेकिन उस दिन से मुझे भाव पैदा हुआ था कि जब भी मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं इन गरीब लोगों को, जो इनकेस यही दम तोड़ देते हैं, जो झांसी नहीं पहुंच पाते, अच्छी मेडिकल संसाधन सुविधाएं नहीं ले पाते हैं, उनके लिए मैं अच्छा करता है। और जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई खत्म हुई, मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, सिविल सर्विस आईएएस बनने का था जी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हम व्यापार में आए। व्यापार में जो हमने पैसा कमाया, सबसे पहले हमने अपने क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस दी कि जिससे, और एम्बुलेंस ही नहीं दी, एम्बुलेंस के साथ साथ डीजल की व्यवस्था की उसकी, कि जो भी व्यक्ति ऐसा कोई आता है सरकारी अस्पताल में जिसके पास संसाधन नहीं है मेडिकल कॉलेज पहुंचने का, तो हम ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा, डीजल डलवाएगा और उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाएगा जी। तो वो घटना हमारे लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट थी कि लोग पैसे ना होने के कारण अपनी दम तोड़ देते हैं, और उस कारण से हम लोग उस चीज से प्रभावित हुए थे। यस्टरडे आई हैव पोस्टेड अबाउट द इंटरव्यू, और उसमें कई लोगों ने अपने सवाल भी पूछे हैं फेसबुक के माध्यम से। तो एक पारस जी हैं, ग्राम इमलिया से, मौट क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका सवाल आपसे ये है कि अगर आप फिर से विधायक बनते हैं गरौठा क्षेत्र से, तो उस क्षेत्र के युवाओं के लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, मेरा लक्ष्य युवाओं के विकास का होगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित वर्ग कोई है जी, सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो युवा। उसका कारण क्या है कि इस सरकार में नौकरियों की संभावनाएं लगभग नगण्य हो गई है जी। हर माँ बाप ये चाहता है अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाए, वो कर्ज लेके, वो अपना मकान बेच के, वो अपनी खेती बेच के अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। लेकिन सरकार ने पूरे रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं।
हमारे क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ फैक्ट्रियां भी लग नहीं पा रही है। जी तो अगर वो चाहे कि हम रोजगार के लिए आए तो उसे जाना पड़ेगा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। यहाँ तक जाने की पहले तो उसमें आत्मबल नहीं होता है जी कि यार इतने दूर में क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अगर इनकेस पहुंच जाता है तो वो उसको नौकरी मिल जाती है तो 25-30 हजार की मिल जाएगी। और 25-30 हजार में हम समझते हैं दिल्ली में पहली बात तो 25-30 हजार की भी नहीं मिलेगी, उसे नौकरी मिलती है 15,000 जी 18,000 रुपए की मैक्सिमम। जी जब मिल जाएगी तो 15-18 हजार रुपए में दिल्ली जैसे शहर में कैसे आप सरवाइव कर पाए। 6,000 का तो बुरे से बुरा कमरा लेगा तो 6,000 रुपए का मिलेगा, 2,000 रुपए बिजली का निकल जाएगा, खाना खाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर समस्या है नौजवानों के विकास की। तो सरकार को, हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ अच्छे उद्योग लगाए जाए और नौकरी की संभावनाएं जहां जहां वैकेंसी खाली पड़ी हुई उनको भरा जाए जी और नौकरी की संभावनाओं के लिए अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए, जिससे यहाँ के लोग यहाँ सेट हो जाए। जी। अगला सवाल हमें लिखकर भेजा है, एक युवराज जी हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, गुरसराय के। उनका सवाल आपसे ये है कि अगर आप गरौठा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी चीज, विधायक अगर आप बनते हैं तो पिछड़ों के लिए क्या करेंगे। खासतौर से पाल समाज की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि पाल समाज का वोट बैंक लगभग 45 से 60 हजार है, तो पाल समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और जी कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। जी एक चीज रहा विकास करने के लिए कि पाल समाज का या बैकवर्ड क्लास का, या मेरे लिए कोई जाति नहीं है जी ना धर्म है। जो भी मेरे पास संसाधन होंगे, जो भी मैं कर सकता होगा, मैं इनडिस्क्रिमिनेटली जी सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास करूंगा। मैं जाति और वर्ग संप्रदाय को जानता नहीं हूं, मैं मानव को मानव जानता हूं और हर व्यक्ति के लिए जो भी हमसे अच्छा होगा वो हम करने का प्रयास करें। अगला सवाल भेजा है बिहारी पाल जी ने झांसी से, और एक्चुअली ही इज माय फादर एंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि आपके पास आ रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो उन्होंने खास तौर से कहा था कि महाराज से एक सवाल पूछिएगा कि एक्स एमएलए व्यास जी से आप पूछिएगा कि गरौठा विधानसभा सीट से 2002 में बसपा से लड़े और 2 बड़े धुरंधरों को हराकर जीते, पर बाद में ऐसा क्या हुआ कि बसपा से निष्कासित और बगावत भी चली, आज तक सफलता नहीं मिली, लेकिन 18-20 साल के बाद अचानक क्षेत्र में फिर से आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसका क्या कारण है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जी 2002 से मैं जीता। जी 2004 में या 3 में लास्ट में क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार टूट गई जी और गिर गई। तो समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के बहुत से लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। जी हम लोगों को भी ऑफर आया मंत्री पद का, पैसे का, लेकिन हम लोग, मायावती जी ने हमें टिकट दिया था, हम उनके प्रति पूरे निष्ठावान थे कि हम, जिसने हमें टिकट दिया, हमारी नैतिक जिम्मेवारी उसके साथ रहने की, मैं उनके साथ रहा। सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की। तो मैं गरौठा में जब विधायक हुआ तो हमारे पंडित रमेश शर्मा जी यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर थे। जी अच्छे आदमी थे, समाज के लिए अच्छा करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए थे जी माननीय मुलायम सिंह जी के साथ। अब झांसी खाली हो गया था क्योंकि हम गरौठा से विधायक थे, झांसी से माननीय शर्मा जी थे, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में चले गए तो बहन जी ने कहा कि अब झांसी कौन संभालेगा। तो झांसी में उन्होंने हमें लगा दिया कि झांसी आप देखिए। जी तो मैं झांसी इस कारण से आया था और जब से बहन जी ने हमें यहाँ लगाया तब से मैं यहीं रहा और यहीं की राजनीति करता रहा। जी और 2009 में हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, बहन जी उस समय मुख्यमंत्री थी, वहाँ इलेक्शन था, बहन जी ने हमें टिकट दिया पहले, फिर उन्होंने हमारा टिकट काट दिया 1 महीने में। जी तो लोगों ने कहा कि नहीं आपको लड़ना ही है, इंडिपेंडेंट लड़ता है, तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया।
अब मायावती मुख्यमंत्री थी, हम उनके एक विद्रोही थे, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे जी। तो मैं वो चुनाव लगभग जीत गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री थी तो संभव नहीं था कि हम रिबेल थे। जी। प्रमाण पत्र तो मुझे मिलता नहीं, प्रमाण पत्र अगर मुझे मिलता तो बहन जी की बहुत किरकिरी होती कि एक निर्दलीय व्यक्ति आपका विद्रोही जी। और आपकी सरकार के समक्ष जीत गया है। जी। तो परिणाम तो आ गया था 1:30 बजे, लेकिन रात के 7, 7:30 बजे मुझे 9 वोटों से हराया घोषित किया गया। जी। पूरा झांसी चल गया। हमने सबके हाथ पैर जोड़ के कहा नहीं भैया, तो आपकी संपत्ति है, आप क्यों नुकसान कर रहा है। जी। 2-3 दिन हमने लोगों के हाथ पैर जोड़े तो लोग शांत हुए। अगला सवाल हमें हरि मोहन जी ने भेजा है, जो कि समथर के निवासी हैं। उनका सवाल ये है कि 2002 में गरौठा विधानसभा ने की जनता ने आप पर विश्वास जताया और चुनाव आप जीत गए। उसके बाद एक लंबे समय तक आपका आना जाना वहां से बंद हो गया और अभी हाल ही में आपका फिर वहां पे आना जाना फिर से शुरू हो गया। मैं आपको उसका घटनाक्रम बताऊं जी। कि हमने आपको बताया ना, बहन जी ने हमें झांसी शिफ्ट कर दिया था। जी। तो मैं झांसी की राजनीति कर रहा था। जी। और झांसी की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। जी। इंडिपेंडेंट चुनाव जिताया लगभग 9 में। मैं लगातार झांसी में ही काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ दुर्भाग्य से कि हमारे एक बहुत बड़े नेता है जो महाराज समथर हुआ करते थे कांग्रेस में। जी। और उन्होंने भी लोगों की माने निरंतर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में, लोगों की मदद करने में लगाया। जी। तो लास्ट समय हमसे कह के गए थे कि व्यास जी, हम आपको गरौठा क्षेत्र की जनता को संभालने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। जी। और अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के बाद आपको गरौठा क्षेत्र की जनता की जिम्मेवारी पुनः अपने हाथों में लेना है। ये उनका हमारे लिए आदेश था। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। उसी के तहत मैंने गरौठा में सोचा और गरौठा में सोचने के बाद हमारी पार्टी नेतृत्व का भी आदेश था। जी। कि अब महाराज साहब इस संसार में नहीं है, तो अब आपको गरौठा संभालना है। उसी के तहत हमने गरौठा में पुनः हम जाने का काम किया है। पार्टी का आदेश था, उसके तहत हम गरौठा विधानसभा को फिर से देख रहा हूँ। चलिए, ये सब तो सवाल हो गए आपके पॉलिटिकल लाइफ से। अब सवाल हैं आपके निजी जीवन से जुड़े हुए। यस। पहला सवाल आपसे ये है कि हैव यू एवर मेड द फूड फॉर योरसेल्फ? और क्या आप बनाते हैं, क्या पकाना पसंद करते हैं? कोई रेसिपी बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बना पाता हूँ। जी। मैं कुछ बना नहीं पाता हूँ। मैं केवल पराठे बनाता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। जी। तो वहाँ क्या था कि स्टार्टिंग में हम लोग एक खाना बनाते थे। कई बार रात की भूख लगने लगती थी तो हम लोग पराठे बनाया करते थे और प्याज, टमाटर और नमक मिर्च के साथ खा लिया करते थे। पराठे बनाने आलू वाले नहीं, सादा पराठे हम बनाते थे और हम लोग सब लोग बैठ के खाते थे उसको आपस में, सब लोग मिलके। फिर इलाहाबाद के बाद हम लोग चले गए जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। वहाँ सुना कि यहाँ पीसीएस में हमारा सिलेक्शन हो गया था। जी। लेकिन हमें आईएएस बनना था। तो हम लोग कहा कि जेएनयू बहुत बड़ी संस्था है और वहाँ सभी लोग जो रहते हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए रहते हैं। तो हम वहाँ चले गए। तो वहाँ कुछ दिन हमें जब तक हॉस्टल नहीं मिला जी, तब तक हम लोग बाहर खाना खाते थे। अच्छा, वहाँ काली दाल होती थी तो वो हम लोग को पसंद नहीं आती थी, हम लोग अरहर की दाल चलती थी जी। तो वहाँ हमें एक सज्जन मिले, उन्होंने हमें कुछ दिनों, हम लोग जब डेलीगेसी में रहे तो उन्होंने हमें अंडा करी बनाना सिखाया जी। तो अंडा करी बनाना सिखाया तो फिर वो हम सीख गए। 2 चीजें हम कर सकते हैं जी। अगला सवाल है कि हु इज योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? कोई भी पुराना हो या नया हो। मेरे पॉलिटिकल फेवरेट लीडर हैं राजेंद्र अग्निहोत्री जी, जिनके प्रति मेरी गहरी श्रद्धा थी और जो वास्तव में राजनीति का धर्म था उसको फॉलो करते थे उस समय। तो मैं उन्हीं के संस्कार से प्रभावित हूँ। उनको मैं बहुत मानता हूँ कि वो, उनका अपना कुछ नहीं था, अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, बस उनका लक्ष्य था लोगों की सेवा करना। यस। अगला सवाल है, डू यू लाइक टू वॉच द मूवीज? और अगर आप पसंद करते हैं? नहीं, मेरे पास समय नहीं होता है। मैं इतना
पहले देखता था, अब तो शायद 2-3 साल में एक आध कभी कोई ऐसी। चलिए, कोई भी political पुराना कोई एक्टर फेवरेट रहा हो या कोई एक्ट्रेस, और उनका कोई डायलॉग आपको याद हो? नहीं, मैं थोड़ा दूर हूँ। अच्छा जी। अगला सवाल है कि आपने बताया कि आपका क्रिकेट जो है वो फेवरेट गेम रहा है, यस। और क्रिकेट में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन रहा है? क्रिकेट में सबसे बढ़िया खिलाड़ी मेरे शायद सबसे पहले जो थे वो सुनील गावस्कर हुआ जी करते थे। जी मैं उनकी बहुत अच्छी बैटिंग को बहुत अच्छा मानता था, मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे। जी। अगला सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की और आपका लगभग चयन हो भी गया था, तो किताबें पढ़ने का ज्यादा समय तो नहीं मिल पाता होगा, लेकिन जब भी समय मिलता है तो कौन सी किताब पढ़ते हैं और कौन सी किताब आपकी फेवरेट है? देखिए, आप तो सही बताऊं मैं आपको ईमानदारी से, जी तो अब तो बिल्कुल समय नहीं है किताबें पढ़ने का। जब तक पढ़ते थे तो हम बहुत भयंकर पढ़ते थे। जी उस समय हमारी पढ़ाई मान लीजिए 16 घंटे हम प्रतिदिन पढ़ाई करते थे। बाकी समय हम 1-2 घंटे खाना पीना सामान आमान में, बाकी सोने में समय देते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने पढ़ाई पर कभी ध्यान दे नहीं पाए, जी। और फिर हम व्यापार में आ गए। व्यापार के बाद फिर राजनीति में आ गए, तो बहुत कम समय समय होता नहीं है इन मिलता होगा। चीजों के लिए। जी। अगला सवाल है, आपको दो में से किसी एक को चुनना होगा। पहला है जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, या अभी जो हैं नरेंद्र मोदी। इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जी। दूसरा सवाल है, एक सावरकर रहे हैं जो काफी विवादित बयान जिनके ऊपर आते रहते हैं, सावरकर को आप फेवरेट मानते हैं अपना, या अंबेडकर जी? अम्बेडकर। क्या कारण है इसका? अम्बेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया। जब छुआछूत बहुत गहरे चरम पे था, उस समय उन्होंने इतना आगे आया और लोगों की मदद की, भारत के संविधान का निर्माण किया, लोगों को हक दिलाया, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराया, निश्चित रूप से। जी। अगला सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आपने मायावती का कार्यकाल देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है, और मुलायम सिंह यादव जी का भी कार्यकाल आपने देखा है, मुलायम सिंह यादव या मायावती में से? देखिए, मायावती जी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी और बहुत अच्छी प्रशासक थी वो। लेकिन मुलायम सिंह जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। ठीक है, जब बसपा की सरकार टूट गई, टूटने के बाद मुलायम सिंह जी की सरकार बनी। मुलायम सिंह जी ने हमें कई बार फोन करके कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। हमने कहा नहीं सर, मैंने जिसने हमें टिकट दिया मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उसके बाद शिवपाल जी ने कहा और लोगों ने भी कहा, लेकिन हम नहीं गए। और जब मैं उनसे मिला, अच्छा विधानसभा में तो मुलाकात होती रहती थी, अच्छा उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एक माने लड़ाई चलती रहती थी, संघर्ष का दौर होता था। ठीक है, और उस समय लड़ाई झगड़े एक आम बात हुआ करती थी, बंदूक या राइफलें एक सामान्य चीज हुआ करती थी। तो हम लोगों की लड़ाई चलती थी, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के नेता को या समाजवादी पार्टी को हरा के हम चुनाव में आए थे। तो मैं माननीय मुलायम सिंह के पास गया कि भाई अब हमारी सरकार नहीं है और मुझे आपकी पार्टी के लोगों से ही लड़ना होता है, क्योंकि वो गलत काम करेंगे, हम विरोध करेंगे। तो मुझे 2 गनर और दीजिए। तो उन्होंने मुझे 1 मिनट में 2 गनर दे दिया। फिर मैं 4-6 महीने बाद गया कि सर, उन्होंने कहा माननीय मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे आदमी है। फिर पहुंचा, फिर मैंने कहा 2 गनर और दे दो। उन्होंने 2 गनर फिर दे दिए। मुझे 5 गनर समाजवादी पार्टी की सरकार में मिले हुए थे। तो वो माननीय मुलायम सिंह जी सबका सम्मान करते थे, वो दल से हटके एक व्यक्तिगत रूप से सबका साथ देते थे। और उसी का परिणाम था कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। और अब उसका जब उनका इस लोक से परलोक गमन गए, तो आप उनका वो देखिए कितने लोग वहां थे, तो उनके कार्यों के कारण थे।